हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी गंगा। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेमोरी या स्मृति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्मृति और या मेमोरी का संबंध हमारे डेली लाइफ से भी है और मनोविज्ञान में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। मेमोरी क्या है या स्मृति क्या है? स्मृति से तात्पर्य विशेष समय अवधि के लिए पूर्व अनुभूतियों सूचनाओं को मस्तिष्क में संपोषित करके रखने से होता है फ्रेंड्स। अर्थात जैसा कि आप जानते ही हैं, स्मृति से जो जनरल अर्थ है वह है याद रखने की क्षमता, यानी पूर्व में क्या घटनाएं घटी उसको मस्तिष्क में याद रखना या मस्तिष्क में स्टोर करके रखना ही स्मृति है। चलिए, तो स्मृति के 3 प्रमुख तत्व होते हैं फ्रेंड, उसके बारे में भी जान लेते हैं। स्मृति के प्रमुख जो 3 तत्व होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। फ्रेंड्स, इनकोडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? स्मृति चिन्हों का निर्माण होना ही कूट लेखन या इनकोडिंग है, जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसे आकार या रूप हम देते हैं जो वो स्मृति में प्रवेश पा सके। इसे हम पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं फ्रेंड। तो इनकोडिंग मेमोरी की पहला तत्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी चीज़ को परसेप्शन करते हैं तो वो इनकोडिंग होके एक ऐसे फॉर्म या आकार में परिवर्तित हो जाता है जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो सके फ्रेंड। सेकंड जो तत्व है वह है स्टोरेज। इस अवस्था में स्मृति में जो सूचनाएं फ्रेंड्स, जो हम स्मृति में सूचनाएं इकट्ठे हो जाती हैं उनको कुछ समय के लिए धारित करके रखना है या कुछ समय के लिए अपने ब्रेन में स्टोर करके रखना ही स्टोरेज कहलाता है फ्रेंड। इसे धारणा भी कहते हैं फ्रेंड। इस अवस्था में स्मृति में प्रवेश पा चुके सूचनाओं को या उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए धारित करके रखा जाता है फ्रेंड। जो नेक्स्ट है, तीसरा तत्व है रिट्राइवल। पुनः प्राप्ति ऐसा तत्व है जिसके आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से स्पेसिफिक सूचनाओं को खोजकर उन तक पहुंचता है फ्रेंड। यानी कि हमारे ब्रेन में तो विभिन्न तरह की सूचनाएं इकट्ठी होती हैं, लेकिन हमें विशिष्ट समय में यानी स्पेसिफिक टाइम में हमें कौन सी सूचना की ज़रूरत है उसे जब हम याद कर पाते हैं, इसे ही रिट्राइवल कहते हैं फ्रेंड जनरल शब्दों में। तो फ्रेंड्स, ये 3 तत्व हैं, इनके बारे में अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, और ये इसी फॉर्म में रहते हैं फ्रेंड्स, है ना। इसका सीक्वेंस नहीं बदलता है, कई बार इससे पूछा गया है, तो आप ऐसे ही याद रखना, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। फ्रेंड्स, जो हमारा मानव मस्तिष्क है ये इसकी मेमोरी क्षमता को कंप्यूटर से भी तुलना की गई है। कंप्यूटर में भी इस तरह ही इनकोडिंग होता है, यानी हम कुछ देते हैं, उनमें टाइप करते हैं, इनकोड करते हैं, फिर उसमें स्टोरेज होता है और फिर रिट्राइवल होता है फ्रेंड। तो मानव मस्तिष्क जो स्मृति होता है उसकी तुलना कंप्यूटर से भी की गई है फ्रेंड। तो चलिए अब फ्रेंड्स मेमोरी के टाइप्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। जो फ्रेंड्स मेमोरी है उसके 3 टाइप्स होते हैं, सेंसरी, एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी और एलटीएम या लॉन्ग टर्म मेमोरी फ्रेंड। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ फ्रेंड। जो सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी फ्रेंड यह क्षणिक प्रकृति का होता है फ्रेंड। सूचनाएं अधिकतम 1 सेकंड के लिए ही संचित रहती हैं। इसमें सूचनाएं अपने मौलिक और असंसाधित रूप में होती हैं फ्रेंड। एसटीएम की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी लेकिन एलटीएम की तुलना में छोटी होती है फ्रेंड। इसमें संचित सूचनाएं उद्दीपकों का यथार्थ प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन एसटीएम और एलटीएम में सूचनाएं विकृत होकर अयथार्थ भी हो सकती हैं फ्रेंड। फ्रेंड, जो सेंसरी मेमोरी है यह बहुत कम टाइम के लिए होती है, क्षणिक प्रकृति की होती है और अधिकतम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 सेकंड के लिए ही संचित या स्टोरेज करके रख सकते हैं फ्रेंड। इसमें जो फ्रेंड्स जो सूचना जो भी हम देखते हैं वह क्या होता है कि किसी तरह का उसमें जोड़ तोड़ नहीं होता है, जैसे हम देखते हैं एज इट इज ही उसमें रिकॉर्ड रहता है फ्रेंड्स इसमें, है ना। ऐसी विशेषताएं एलटीएम और एसटीएम में नहीं होती है, क्योंकि एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी, एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी में फ्रेंड इसमें सूचनाएं विकृत हो जाती हैं फ्रेंड। फ्रेंड्स, सेंसरी मेमोरी के 2 प्रकार हैं, आइकॉनिक और इकोइक फ्रेंड्स, है ना। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। और फिर है एसटीएम। एसटीएम फ्रेंड्स क्या होता है, यह भी कमज़ोर प्रकृति का ही होता है। इसमें रिहर्सल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि इसमें जब हम सूचना को रिहर्सल करते रहते हैं, बार बार मन में याद करते रहते हैं,
तब तो हम इन्हें याद कर सकते हैं, वरना बहुत जल्दी हम इन्हें भूल जाते हैं। फ्रेंड, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 सेकंड तक ही हम अधिक से अधिक रख सकते हैं, 25 से 30 सेकंड तक। जो फ्रेंड नेक्स्ट है वो है LTM या लॉन्ग टर्म मेमोरी। यह लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे नाम से ही है कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सबसे अधिक होती है, और कई बार तो कोई सूचना है हमें लॉन्ग लाइफ मतलब आजीवन हम याद रख सकते हैं फ्रेंड, है ना। तो चलिए मैं आपको मेमोरी इसको एक ग्राफ के उससे समझा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेमोरी है, इसके 3 प्रकार होते हैं, सेंसरी, शॉर्ट टर्म या फ्रेंड लॉन्ग टर्म। ये पेपर थोड़ा बड़ा है अब, तो सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी। फ्रेंड, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये तो आजीवन मैंने बताया कोई सूचना रह सकते हैं, लेकिन यह बहुत सबसे अधिकतर सूचना इसी में रहती है फ्रेंड। फिर सेंसरी मेमोरी है फ्रेंड, जो पहला है सेंसरी मेमोरी, जिसमें मैं पहले भी अभी बताया था कि इसमें 1 सेकंड से कम समय के लिए सूचना हम इकट्ठी कर सकते हैं फ्रेंड। जो सेंसरी मेमोरी है उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। तो ये 1 से 2 प्रकार हैं, आइकॉनिक और इकोइक। जो आइकॉनिक मेमोरी है फ्रेंड, या दृष्टि सूचना है, इसे हम आँखों से देख के याद रख सकते हैं, है ना। ये दृष्टि संबंधी सूचनाएं हैं। और इकोइक, ये फ्रेंड श्रवण या ऑडिटरी संबंधी सूचनाएं। आइकॉनिक में हम जो भी कुछ देखते हैं फ्रेंड, तो उसे 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हम याद रख सकते हैं। इसी तरह इकोइक में कुछ चीज़ हम ऐसे सुनते हैं तो उसे भी 1 सेकंड से कम समय के लिए हम एजिटेड याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो शॉर्ट टर्म है फ्रेंड, या लघुकालीन स्मृति। इसे 1 मिनट से भी कम समय के लिए हम याद रख सकते हैं, मतलब ज़्यादातर हम 20 से 30 सेकंड तक ही याद रख सकते हैं फ्रेंड। शॉर्ट टर्म मेमोरी की कोई प्रकार नहीं होता। अब तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी फ्रेंड। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है फ्रेंड, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको मैंने बताया कि आजीवन या बहुत लंबे समय के लिए हम याद रख सकते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं, एक्सप्लिक्ट या डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसे फ्रेंड्स ये चेतन अवस्था या कॉन्शियस स्टेज में, इसमें जो भी हम सूचना याद रख सकते हैं वो कॉन्शियस स्टेज में होता है फ्रेंड। इसमें हम फैक्ट्स या तथ्य या घटनाओं से संबंधित सूचना याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्प्लिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी फ्रेंड इसे कहते हैं। ये हम चेतन या कॉन्शियस स्टेज में रख सकते हैं। इसमें फैक्ट्स या इवेंट से संबंधित सूचनाएं हम याद रख सकते हैं फ्रेंड। जो स्प्लिट मेमोरी है उसके भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके भी 2 प्रकार हैं, एपिसोडिक और सेमेंटिक। तो एपिसोडिक में फ्रेंड इवेंट और एक्सपीरियंस से संबंधित हम सूचनाएं रखते हैं फ्रेंड। एपिसोडिक में मेनली हमारे जीवन से, पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं को हम याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कि मैंने नर्सरी स्कूल बंगाल से किया, या मैंने कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। इस तरह की सूचनाएं इसमें हम याद रख सकते हैं फ्रेंड। मतलब इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समय का जरूर आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा फ्रेंड। तो ये एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आता है, और इसे हम पर्सनल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यह पर्सनल लाइफ से संबंधित होता है। जो दूसरा है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेंटिक मेमोरी से बोलते हैं। सेमेंटिक मेमोरी फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में याद रख सकते हैं फ्रेंड। इसमें कहता है कि जो हम शब्दों, अर्थों या गणित के सूत्र वगैरह याद रखते हैं, या जनरल नॉलेज होता है फ्रेंड्स, वो इससे ही संबंधित होता है। कई बार पूछा गया है या कि जनरल नॉलेज की जो घटनाएं होती है वह सेमेंटिक मेमोरी से फ्रेंड्स रिलेटेड होता है। जैसे कि जल का सूत्र क्या है, H2O। इसी तरह मखमल मुलायम होता है, या किसी भी अंकों को यदि हम 0 से गुना करें तो 0 ही आएगा। इस तरह की जनरल बातें जो फ्रेंड्स होती है, फॉर्मूला वगैरह, वो हम सेमेंटिक मेमोरी से याद रख सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 प्रकार हैं, एक्सप्लिक्ट, इसे हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी एपिसोडिक और सेमेंटिक को मिला के कहते हैं। और फिर उसके 2 प्रकार हो गए, एपिसोडिक और सेमेंटिक। तो एपिसोडिक में हम पर्सनल लाइफ से चीज़ें याद रख सकते हैं, और सेमेंटिक में जनरल चीज़ें याद रख सकते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो दूसरा प्रकार है वह है इम्प्लिक्ट या प्रोसीजरल मेमोरी फ्रेंड्स। ये जो इम्प्लिक्ट या प्रोसीजरल मेमोरी होता है, इसमें फ्रेंड ये स्किल्स से संबंधित होता है, या टास्क, कोई भी काम, जैसे कि साइकिल हम कैसे चलाते हैं,
इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमें याद रहता है। पियानो या गिटार कैसे बजाना है, तो जो भी स्किल्स, जो भी हम कुछ कौशल सीखते हैं फ्रेंड, या कोई टास्क होता है तो उससे संबंधित घटनाएं हम इसमें याद रख सकते हैं फ्रेंड। तो एक बार फिर अब मेमोरी के प्रकार देख ले फ्रेंड्स। मेमोरी इसके 3 प्रकार हैं। सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी के फ्रेंड फिर 2 प्रकार होते हैं, आइकॉनिक, इकोइक। शॉर्ट टर्म मेमोरी के कोई भी प्रकार नहीं होता है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 प्रकार हैं, एक्सप्लिक्ट या डिक्लेरेटिव, या इम्प्लिक्ट या प्रोसीजरल। फिर एक्सप्लिक्ट मेमोरी के 2 प्रकार हैं, एपिसोडिक और सेमेंटिक। डिक्लेरेटिव मेमोरी को हम घोषणात्मक मेमोरी भी कहते हैं फ्रेंड्स, और प्रोसीजरल मेमोरी को अघोषणात्मक स्मृति भी कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एसटीएम और एलटीएम में अंतर बता देती हूँ फ्रेंड्स। जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एसटीएम शॉर्ट टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी एलटीएम, उसमें फ्रेंड्स ऐसे तो बहुत सारे अंतर हैं, पर जो मुख्य अंतर है मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला अंतर है इन दोनों में कि एसटीएम में सूचनाओं की अवधि, जैसा मैंने पहले बताया था कि अधिकतर 20 से 30 सेकंड तक होती है, मतलब 1 सेकंड से कम ही होती है, 1 मिनट से कम होती है फ्रेंड। 20 से 30 सेकंड की अधिकतम होती है। लेकिन जो एलटीएम है उसकी अधिकतम नहीं होती है फ्रेंड अवधि। ये जीवन पर्यंत भी चलता रहता है फ्रेंड, है ना, ये लॉन्ग लाइफ टाइम भी चलता रहता है। तो ये इसका पहला अंतर है। एसटीएम और एलटीएम में फ्रेंड दूसरा अंतर है वो यह है कि इसकी स्टोरेज क्षमता। मिलर, जो जॉन मिलर साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार 5 से 9 एकांश को ही हम एसटीएम में याद रख सकते हैं फ्रेंड, लेकिन एलटीएम की कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होती फ्रेंड। इसमें तो हम कितनी भी चीज़ों को याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें हम अर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो एलटीएम में संचित होता है। तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा जो है कि एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी में विस्मरण का आधार स्मृति चिन्हों का नाश होना होता है फ्रेंड, जिसे हम चिन्ह आधारित विस्मरण भी कहते हैं। चिन्ह आधारित विस्मरण जो एसटीएम में होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो विस्मरण होता है उसमें जो इसका आधार होता है वह स्मृति चिन्हों का नाश होना होता है फ्रेंड। तो इसे हम चिन्ह आधारित विस्मरण भी कहते हैं। और जो एलटीएम होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो विस्मरण होता है फ्रेंड या फॉरगेटिंग होता है, उसका जो आधार होता है वह पुनः प्राप्ति संकेतों का उपलब्ध ना होना होता है फ्रेंड। जो रिट्राइवल क्यूज होते हैं वह नहीं मिल पाना होता है। तो इसे जो संकेत आधारित विस्मरण भी फ्रेंड्स कहते हैं। आप इसे नोट कर लें। जो एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी में विस्मरण होता है उसको हम चिन्ह आधारित विस्मरण कहते हैं, और जो एलटीएम में विस्मरण होता है उसको हम संकेत आधारित विस्मरण कहते हैं, क्योंकि इसमें पुनः प्राप्ति संकेत तो नहीं मिल पाते हैं। जो दूसरा नेक्स्ट अंतर है कि एसटीएम से सूचनाओं का रिकॉल आसानी से फ्रेंड हो जाता है ना। जो एसटीएम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसमें हम किसी सूचना को याद रखना चाहते हैं, किसी सूचना को रिकॉल करना चाहते हैं, प्रत्यावाहन, तो बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन एलटीएम लॉन्ग टर्म मेमोरी से यदि सूचना को हम रिकॉल करना चाहे तो इतने आसानी से नहीं होता, उसमें थोड़ी कठिनता होती है फ्रेंड, उसमें खोज करनी पड़ती है ना। क्योंकि जो एलटीएम है उसमें अर्थ के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे रहती हैं, तो उसमें हमें सर्च करना पड़ता है। तो इसमें एलटीएम से चीज़ों को रिकॉल करने में टाइम लगता है, लेकिन एसटीएम में शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ा आसान होता है। जो नेक्स्ट है अंतर इसमें कि एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी पर नवीनता का प्रभाव फ्रेंड्स मिलता है, जिसे हम रिसेंसी इफेक्ट भी कहते हैं फ्रेंड। जो एसटीएम है शॉर्ट टर्म मेमोरी, उस पर रिसेंसी का प्रभाव फ्रेंड्स स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें प्राइमेसी या प्राथमिकी प्रभाव देखने को मिलता है फ्रेंड। इससे जो सीरियल लर्निंग स्टडीज़ हुई हैं फ्रेंड, क्रमिक अध्ययन, उसमें देखा गया है कि जो सीरियली जो प्रयोजन ने सीखा, तो देखा गया कि अंतिम जो कुछ आइटम्स हैं उसको तो बहुत अच्छे से उन्हें याद है। क्यों? क्योंकि वह एसटीएम में थे। इसे रिसेंसी इफेक्ट भी कहा जाता है फ्रेंड, या नवीनता प्रभाव। लेकिन जो सबसे उस लिस्ट में शुरू में था एकांश, उसे वो भी याद था। तो वो क्यों याद था? क्योंकि वह एलटीएम में लॉन्ग टर्म मेमोरी था। तो इसीलिए एसटीएम पर नवीनता प्रभाव देखने को मिलता है हमें, और एलटीएम पर लॉन्ग टर्म मेमोरी पर प्राथमिकी प्रभाव या प्राइमेसी इफेक्ट देखने को मिलता है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एसटीएम मुख्य रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब से नियंत्रित होता है फ्रेंड्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि
जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने पाया है कि एसटीएम में जो मुख्य रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब से फ्रंट कंट्रोल होता है ना, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा अलग है कि इसमें सूचनाएं पहले हिप्पोकैम्पस में रखते हैं और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है फ्रेंड। यानी कि जो एलटीएम में सूचना है फ्रेंड्स उसे पहले कहाँ रखते हैं, हिप्पोकैम्पस। फ्रेंड्स इसे आप नोट कर लीजिए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, यूजीसी नेट, पीजीटी साइकोलॉजी वगैरह में कई बार पूछा गया है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें सूचनाएं कहाँ पहले रखते हैं, तो हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट है कि एसटीएम में पुनः प्राप्ति जो प्रक्रिया है वो क्रमिक रूप से होती है फ्रेंड, यानी कि सीरियल रूप से होती है। एसटीएम में जब हम रिकॉल करते हैं तो उसमें चीज़ें सीरियल क्रमिक रूप से या सीरियल वाइज होती हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें पुनः प्राप्ति फ्रेंड्स पैरेलल होती है, समानांतर पैरेलल होती है ना। एसटीएम में क्रमिक होती है और एलटीएम में समानांतर होती है फ्रेंड। तो यह मैंने आपको एसटीएम और एलटीएम में कुछ प्रमुख डिफरेंसेस हैं वो आपको बताया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, अब हम मेमोरी के कुछ प्रमुख मॉडल्स के बारे में जान लेते हैं जो अधिकतर बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड। मॉडल्स चले जान लेते हैं मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में। जो पहला मॉडल है बॉग नॉर्मन मॉडल फ्रेंड्स, बॉग नॉर्मन मॉडल फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसका प्रतिपादन है वह इसके नाम के अकॉर्डिंग ही बॉग और नॉर्मन महोदय ने किया था। बॉग और नॉर्मन मॉडल का प्रतिपादन बॉग और नॉर्मन मॉडल ने किया था 1965 में फ्रेंड। इसे नोट कीजिएगा, 1965 में इन्होंने कहा था कि प्रत्येक उद्दीपक या एकांश जिसका व्यक्ति प्रत्यहन करता है एसटीएम या प्राथमिक मेमोरी, एसटीएम को प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, उसमें प्रवेश पाता है फ्रेंड। यदि व्यक्ति उसका रिहर्सल करता है तो वह एलटीएम या जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें प्रवेश पाता है फ्रेंड। इसमें स्मृति में सम्मिलित सूचना संसाधन क्रियाओं की व्याख्या द्वितंत्र के रूप में की गई है फ्रेंड्स, है ना। बॉग नॉर्मन मॉडल के अनुसार तुरंत प्रत्याहित सूचनाओं का एवं घटनाओं का यथार्थ रिकॉर्ड एसटीएम में होता है, लेकिन एलटीएम में सूचनाएं मौलिक रूप से विकृत हो जाती हैं फ्रेंड्स। जो बॉग नॉर्मन मॉडल है उसमें जो स्मृति है उसको दो एलिमेंट्स के रूप में ही समझा गया फ्रेंड, एसटीएम और एलटीएम। इन्होंने ये कहा कि पहले जो सूचनाएं हैं वह हम पहले प्रत्यक्षण करेंगे तो वो एसटीएम में जाएगा, और जब एसटीएम में वो चला जाएगा तब रिहर्सल के थ्रू वो एलटीएम में जाएगा फ्रेंड। तो इन्होंने यही कहा कि इन्होंने स्मृति के दो तत्व बताए, एलटीएम और एसटीएम। एसटीएम को फ्रेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, एक्टिव मेमोरी भी कहा जाता है और तत्कालिक मेमोरी भी कहा जाता है। और एलटीएम मेमोरी को गौण स्मृति या द्वितीयक स्मृति भी कहा जाता है, इनएक्टिव मेमोरी भी कहा जाता है फ्रेंड। जो नेक्स्ट मेमोरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है फ्रेंड्स, इस पर ध्यान दीजिएगा। एटकिंसन शिफ्रिन बफर मॉडल, एटकिंसन शिफ्रिन बफर मॉडल फ्रेंड। इस मॉडल में क्या है कि स्मृति की व्याख्या द्वितत्व तंत्र के रूप में की गई फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि मतलब एटकिंसन शिफ्रिन बफर मॉडल में ये मेमोरी में फ्रेंड्स इन्होंने 3 तत्व बताए हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशन है, वह संवेदी स्मृति या सेंसरी मेमोरी में फ्रेंड्स जाएंगे। जो पहले सूचनाएं हैं वह संवेदी स्मृति में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, और फिर उन सूचनाओं को 1 सेकंड से भी कम और श्रव्य सूचनाओं को कुछ सेकंड के लिए संचित करके रख सकते हैं फ्रेंड। अर्थात इसमें उन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताया कि 3 तत्व होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी फ्रेंड। तो पहले सूचनाएं सेंसरी मेमोरी में गए, फिर फ्रेंड उसको सेंसरी मेमोरी के बाद उसे सेलेक्टिव अटेंशन या चयनात्मक अवधान के द्वारा जो सूचनाएं होती है वह सेलेक्टिव अटेंशन के थ्रू सेंसरी मेमोरी से एसटीएम में जाता है फ्रेंड। उसकी प्रमुख विशेषता है कि एसटीएम का एक भाग रिहर्सल बफर है। जो एसटीएम में है फ्रेंड्स उसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें एक बफर होता है जो हर सूचनाओं को नहीं जाने देता है, बल्कि सेलेक्टिव सूचनाओं को ही इसमें जाने देता है, जिसमें कुछ स्लॉट्स होते हैं फ्रेंड, जिसमें सूचनाएं संचित होती है ना। जो बफर होते हैं उसमें कुछ स्लॉट्स होती हैं और उसमें सूचनाएं संचित होती जाती हैं। एसटीएम एवं खांचा की संख्या सीमित होती है। हम जानते हैं कि एसटीएम में कम ही संख्या में सूचना को संचित होती है, तो किसी भी नई सूचना को इसमें हम तभी ग्रहण
कर पाएंगे, STM में किसी भी नई सूचना को हम तभी ग्रहण कर पाएंगे जब कोई सूचना यानी कोई पुरानी सूचना वहाँ से हटाई जाए फ्रेंड्स, है ना, तब STM में नई सूचना होगी। और STM में सूचनाओं का रिहर्सल से वह LTM में चली जाती है फ्रेंड्स। तो पहले कोई सूचना को हमने सेंसरी मेमोरी में लिया, फिर वहाँ पे सेलेक्टिव अटेंशन के थ्रू STM में गया और STM से रिहर्सल के थ्रू वो LTM में चली जाती है फ्रेंड। यह एलेबरेटिव रिहर्सल के कारण हो पाता है। जब सूचनाएं LTM में प्रवेश पाती हैं तो उससे रिहर्सल की नीड्स नहीं होती है फ्रेंड। STM से LTM की सूचनाओं में जाने के लिए एलेबरेटिव रिहर्सल का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, या विस्तृत रिहर्सल भी इसे कहते हैं। और कई बार ये पूछा गया है कि किस रिहर्सल के थ्रू STM से सूचना LTM में जाती हैं, तो एलेबरेटिव या विस्तृत रिहर्सल के थ्रू। फ्रेंड्स, एलेबरेटिव रिहर्सल होता है या विस्तृत रिहर्सल होता है, इसमें सूचनाओं को हम समझ के अर्थ के अकॉर्डिंग याद रखते हैं, इसमें रिहर्सल करते जाते हैं तो सूचनाएं STM से LTM में पहुंच जाती हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है फ्रेंड्स वह है एड्रेस रजिस्टर मॉडल। फ्रेंड्स, क्या है एड्रेस रजिस्टर मॉडल? फ्रेंड्स, इस मॉडल का प्रतिपादन ब्रॉडबैंड ने किया था फ्रेंड। किसने किया था? ब्रॉडबैंड महोदय ने किया था 1971 में। तो इस मॉडल में क्या है कि उन्होंने स्मृति के 4 तत्व बताए फ्रेंड। मतलब हमने फ्रेंड देखा बॉग नॉर्मन मॉडल में 2 तत्व, उसके बाद एटकिंसन सफर मॉडल में फ्रेंड्स 3 तत्व, और एड्रेस रजिस्टर मॉडल जिसे ब्रॉडबैंड महोदय ने दिया था एड्रेस रजिस्टर मॉडल, इसमें 4 तत्व बताए गए फ्रेंड। तो सेंसरी मेमोरी 4 तत्व कौन कौन से हैं? सेंसरी मेमोरी, STM और एड्रेस रजिस्टर संबोधन रजिस्टर, और जो चौथा तत्व है LTM है। यानी इसमें इन्होंने एड्रेस रजिस्टर या संबोधन रजिस्टर तत्व को जोड़ा फ्रेंड। तो इस मॉडल में यानी कि एड्रेस रजिस्टर मॉडल में उन्होंने 4 तत्व बताए, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एड्रेस रजिस्टर और LTM। सूचनाएं या एकांश सबसे पहले फ्रेंड सेंसरी मेमोरी में पहुंचती हैं, फिर यदि हम उस पर ध्यान देंगे, सेलेक्टिव अटेंशन देंगे तो वह STM में पहुंचती है ना। पहले सेंसरी मेमोरी, फिर STM में पहुंची अटेंशन के थ्रू, और फिर LTM में जाने से पहले फ्रेंड्स उन्हें संबोधन रजिस्टर से होकर गुजरना पड़ता है फ्रेंड। मतलब STM के बाद वो सीधे LTM में न जाकर संबोधन रजिस्टर से फ्रेंड्स होकर गुजरती हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें एकांशों के बारे में सूचनाओं को न सिर्फ एकांश संचित करते हैं, इसमें LTM से सूचनाओं के रिकॉल में बहुत मदद मिलती है फ्रेंड। यानी उस चीज़ के बारे में हम सारी जानकारी जो है इसमें इकट्ठी होती है फ्रेंड। तो इसमें 4 तत्व बताए। इस मॉडल की विशेषता है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एड्रेस रजिस्टर और फिर LTM फ्रेंड। जो नेक्स्ट मॉडल है फ्रेंड वह है सैम्पलिंग मॉडल। सैम्पलिंग मॉडल जिसे प्रतिचयन मॉडल भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन फ्रेंड्स नोट कीजिएगा सिफरिन ने किया था 1970 में। सिफरिन ने सैम्पलिंग या प्रतिचयन मॉडल का प्रतिपादन किया था। इसमें उन्होंने क्या बताया कि LTM की तुलना में इसे जो LTM होता है उसकी तुलना उन्होंने ऐसे घड़े से की, ऐसे मटके से की फ्रेंड जिसमें संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं फ्रेंड्स, है ना। इन्होंने LTM के बारे में बताया सिफरिन महोदय ने कि इसमें LTM जो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसकी तुलना इन्होंने घड़े से की जिसमें संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों में LTM में संचित अलग अलग सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड। अब वो जो पत्थर के टुकड़े हैं वो एक टुकड़ा अलग अलग सूचनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड। तो LTM से विशेष सूचनाओं को खोज या रिट्राइव करने के लिए व्यक्ति घड़े से एक मुट्ठी टुकड़ों को प्रतिदर्श के रूप में फ्रेंड्स निकालता है, जिसे LTM में रखा जाता है। यह मॉडल बताता है कि LTM में सूचनाएं यादृच्छिक ढंग से एक साथ नहीं होती हैं, वो संगठित ढंग से संचित होते हैं फ्रेंड। ये क्या बताता है सैम्पलिंग मॉडल कि जो LTM लॉन्ग टर्म मेमोरी में सूचनाएं होती हैं वो रैंडमली नहीं होती है फ्रेंड्स, है ना, रैंडमली नहीं होती है, बल्कि वह संगठित ऑर्गेनाइज वे से फ्रेंड्स LTM में होती है। यानी कि LTM में जो सूचनाएं होती है वो अच्छे से व्यवस्थित ऑर्गेनाइज वे में होती है फ्रेंड, यानी रैंडमली इधर उधर नहीं होती हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जब इन व्यक्ति को LTM से किसी सूचना का रिकॉल करना होता है तो वह एक मुट्ठी जो है वो संगमरमर निकालता है। यानी कि हम कुछ सूचना के बंडल्स को निकालते हैं और उन्हें उसमें से खोज करते हैं। यदि हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम फिर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव टुकड़े को उठाते हैं ना फ्रेंड। तो ये हमें ये बताता है। नेक्स्ट जो मॉडल है फ्रेंड वह है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल या समानांतर वितरित प्रक्रिया मॉडल। इस मॉडल का जो प्रतिपादन है फ्रेंड्स वह लिबेनस्काई और मुरडेक ने किया था फ्रेंड्स। लिबेनस्काई और मुरडेक ने किया था फ्रेंड्स 1989 में। जो 1989 में
इस मॉडल का प्रतिपादन किया फ्रेंड्स। ये कंपैरेटिवली का न्यू मॉडल है, मॉडल मेमोरी के क्षेत्र में ये न्यू मॉडल है। इसमें उन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स कि पूरे जो स्मृति तंत्र है वो विभिन्न भागों में सूचनाओं का संसाधन एक साथ ही करता है फ्रेंड। ये मॉडल थोड़ा हट के है फ्रेंड। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो स्मृति तंत्र में जितनी भी सूचनाएं हैं वो स्मृति के अलग अलग भागों में ना होकर उन्होंने एक ही तंत्र बताया। और जो सूचनाएं मतलब हम किसी देखते हैं तो वो सूचनाएं समानांतर ढंग से यानी पैरेलल ढंग से वो कार्य करते हैं और सूचनाओं को सभी भाग द्वारा एक साथ संसाधित करते हैं फ्रेंड्स, है ना। हमने कोई सूचना लिखा और उसे एक साथ ही संसाधित करते हैं, यानी उन्होंने स्मृति के अलग अलग तंत्र ना बता के स्मृति का एक तंत्र बताया। और जो भी सूचनाएं होते हैं वो पैरेलल ढंग से कार्य करते हैं, अर्थात एक ही सूचना कई कॉपी एक साथ स्मृति के विभिन्न भागों में रहते हैं फ्रेंड्स, है ना। जो स्मृति की सूचना है उसके एक मान लीजिए कॉपी बन गई उसकी और वह विभिन्न भागों में रहते हैं। किसी भी भाग में पहुंच जाने पर पुनः प्राप्ति हो जाती है फ्रेंड्स, है ना। यदि सही सूचना किसी भी भाग में हो तो हम रिकॉल कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मॉडल था। जो नेक्स्ट मॉडल है फ्रेंड वह है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। इस मॉडल के बारे में भी कई बार पूछा गया फ्रेंड। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल फ्रेंड्स इसका प्रतिपादन क्रेक एंड लोकाहार्ट ने फ्रेंड्स 1972 में किया था फ्रेंड। जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है उसे क्रेक एंड लोकाहार्ट ने 1972 में दिया था फ्रेंड्स। इसमें मेमोरी का एक ही तंत्र है एवं उसी के भीतर सूचना को विभिन्न स्तरों पर संसाधित करते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने भी बताया कि स्मृति का एक ही तंत्र होता है लेकिन उसके जो सूचनाएं होते हैं उसके विभिन्न फ्रेंड्स इन्होंने क्या बताया कि स्तर होते हैं, विभिन्न लेवल्स होते हैं फ्रेंड। इन्होंने ये बताया कि स्मृति के तंत्र तो एक ही है, स्मृति मेमोरी यूनि मॉडल है फ्रेंड, लेकिन इन्होंने बताया कि मेमोरी जो है वो यूनि मॉडल है। बाकी मॉडल में दो तत्व तीन तत्व बताया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेमोरी एक यूनि मॉडल है लेकिन उसमें जो सूचनाएं हैं वो उसका जो संसाधन होता है प्रोसेसिंग वो डिफरेंट लेवल पे होता है फ्रेंड। इस मॉडल के अनुसार सूचना को पहले संवेदी गुणों के आधार पर जो संसाधन का ऊपरी स्तर है फ्रेंड्स, जो सबसे पहले सेंसरी जो उसके गुण हैं उसके आधार पर हम संगठित करते हैं, लेकिन ये संसाधन का पहला स्तर है फ्रेंड, तो इसे नोट कीजिएगा। फिर आवाज़ के आधार पर जो दूसरा स्तर होता है फ्रेंड, और इस अधिक गहरा स्तर जो सबसे गहरा स्तर है वह है अंत में अर्थ के अनुरूप सूचनाओं का संसाधन किया जाता है फ्रेंड। यानी कि पहले सेंसरी गुणों के आधार पर, फिर आवाज़ के आधार पर, और तीसरा और अंतिम जो सबसे गहरा स्तर है उसमें हम अर्थ के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स स्मृति का संसाधन करते हैं। तो ये जितना ही संसाधन का स्तर गहरा होगा स्मृति की अवधि उतनी ही लंबी होगी फ्रेंड्स, है ना। यानी जितना ही डीप लेवल पे हम सूचना पहुंचती हैं उतना ही उसकी अवधि लंबी होगी। तो आप इसे नोट कीजिएगा, पहला सेंसेशन लेवल, फिर वॉइस और एकॉस्टिक लेवल, और तीसरा है सेमेंटिक लेवल फ्रेंड। सेंसेशन लेवल, वॉइस और एकॉस्टिक लेवल, और नेक्स्ट है सेमेंटिक लेवल। सेमेंटिक मॉडल सबसे गहरा स्तर होता है और सेंसेशन सबसे पहला स्तर। फ्रेंड्स जो रिहर्सल होते हैं फ्रेंड्स उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। जो रिहर्सल होती हैं दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 और मेंटेन रिहर्सल, टाइप 2 और एलोबरेटिव रिहर्सल फ्रेंड। जो टाइप 1 रिहर्सल होता है फ्रेंड या मेंटेनेंस रिहर्सल उसे बोलते हैं, ऐसा सूचनाओं के संसाधन के ऊपरी स्तर पे होता है फ्रेंड और स्मृति में स्थायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें मन ही मन रिहर्सल करते हैं फ्रेंड। यानी टाइप 1 रिहर्सल में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम इसमें मन ही मन रिहर्सल करते जाते हैं और इससे जो इस मेमोरी के परमानेंसी पे स्थायित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंड। जो टाइप 2 और एलोबरेटिव रिहर्सल ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे नोट कीजिएगा। टाइप 2 रिहर्सल या एलोबरेटिव रिहर्सल यह संसाधन के गहरे स्तर पे होता है फ्रेंड, है ना। जैसे कि सेमेंटिक लेवल पे ये टाइप 2 रिहर्सल होगा और एलटीएम में सूचना अपने पास पहुंच जाता है, अर्थ अनुसार इसमें सूचना संगठित होता है फ्रेंड, है ना। इसमें एसटीएम से सूचनाएं एलटीएम में इसी के थ्रू पहुँचता है फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म मेमोरी से एलटीएम में जो सूचनाएं हैं वो इसी के थ्रू पहुंचता है फ्रेंड्स, और इसमें अर्थ के अनुसार फ्रेंड यानी कि मीनिंग के अनुसार उसे ऑर्गेनाइज करके इसमें रखा जाता है फ्रेंड। तो ये मेमोरी के फ्रेंड्स आज मैंने आपको मेमोरी के प्रकार और उसके कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में बताया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ आप पूछना चाहते हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।